बहुत पढ़े लिखे विधायक हैं, इनका एक्सपर्टीज़ है फाइनेंस में, अपना सेल्स को ये अच्छे से समझते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिज़नेस की अच्छी लानी हो तो उसको समझते हैं और इनका पैन इंडिया एक्सपीरियंस है इनका। इससे आपकी सरकार पावर में है और गवर्नमेंट ने 10 गारंटियाँ दी हैं, तो आप कैसे देखते हो सर कि गवर्नमेंट कैसे उसको पूरा करेगी, गारंटियों को भी और ऋण को कैसे कम करेगी? आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बढ़ने वाली है, खर्चों के ऊपर भी काफ़ी कंट्रोल जो है वो इस समय पे लगा हुआ है। जो परसेंटेज ऑफ डेट टू जीएसडीपी जो बढ़ता जा रहा है, ये 2 साल में ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसके बाद आपका डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो शुरू होगा। जब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये अपना कार्यभार संभाला था, हम पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे थे नीचे से। सबसे अच्छी आर्थिक स्थिति हिमाचल की होगी 10 साल के बाद, तो वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? एक कॉन्सेप्ट होता है रूट कॉज एनालिसिस का। रूट कॉज एनालिसिस का सिंपल मतलब ये है कि इस समस्या की जो जड़ है, अगर आप उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो समस्या का हल नहीं निकलेगा। कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, जो भी कदम लिए थे उनके हिसाब से हम अपने प्लानिंग के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा आई, उस प्राकृतिक आपदा ने हमारे कार्यक्रम को थोड़ा सा डीरेल कर दिया। हाय एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। हमारे साथ हैं आज भवानी सिंह पठानिया, जो फतेहपुर से कांग्रेस के एमएलए हैं और बहुत पढ़े लिखे विधायक हैं। इनका एक्सपर्टीज़ है फाइनेंस में, अपना सेल्स को ये अच्छे से समझते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिज़नेस की अच्छी लानी हो तो उसको समझते हैं और इनका पैन इंडिया एक्सपीरियंस है इनका इस सेक्टर में, और अभी ये कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस की सरकार है। सर, आपका जो एक्सपर्टीज़ है फाइनेंसिस का सर, और जब आप अपोजिशन में भी थे तब भी आपने बड़ा फैक्ट्स के साथ एक बार बात रखी थी, हमें याद है अपोजिशन ने जब जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ थी वो लीज आउट की थी प्राइवेट पार्टीज़ को। सर, अब आपकी सरकार पावर में है और जब आपकी गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो 70,000 करोड़ के आसपास का ऋण था और गवर्नमेंट ने 10 गारंटियाँ दी हैं, तो आप कैसे देखते हो सर कि गवर्नमेंट कैसे उसको पूरा करेगी, गारंटियों को भी और ऋण को कैसे कम करेगी? देखिए, 2 चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ तो ये है जो आपकी लोन वाली बात जो है, ठीक है। अब लोन क्यों लिया जाता है, लोन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। लोन कोई भी अच्छा या बुरा लोन नहीं होता, पर लोन का यूटिलाइजेशन कहाँ कर रहे हैं वो बेसिकली ये है कि अच्छा मतलब यूटिलाइजेशन है, बुरा यूटिलाइजेशन है। तो इसमें अगर आप देखिए, जो आपका आउटफ्लो है या जो आपका एक्सपेंडिचर है, इस एक्सपेंडिचर के जो 3 सबसे बड़े खर्चे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो सबसे बड़ा है पेंशन का, उसके बाद है आपका सरकारी कर्मचारियों की जो है सैलरी का, और तीसरा जो पुराना लोन लिया हुआ है उसके ऊपर जो ब्याज जो इसकी किस्त जाती है, उसके ऊपर जो बचा हुआ होता है उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं बाकी सब चीज़ों के लिए, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, जो सड़कें, हमारे स्कूल, हमारे बाकी जो भविष्य की पीढ़ी के निर्माण के लिए जो चीज़ें हैं वो उसमें वो पैसा खर्च होता है। तो आप अगर लास्ट ईयर का आंकड़ा अगर आप देखें तो एक फिगर है जीएसडीपी, विच इज़ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू द लोन रेशियो। अब जो आपका जीएसडीपी का साइज़ है, मतलब हमारा तकरीबन 50-52 हज़ार करोड़ के आसपास का है, उसके अनुपात पे आप कितना ऋण ले रहे हैं, ये एक देखने का असली मेट्रिक है। उसमें अगर आप देखिए कि जब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये अपना कार्यभार संभाला था, हम पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे थे नीचे से। पंजाब वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है और उसके बाद एक और कोई स्टेट है, फिर तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश आता है। अब बोलने का मतलब ये है कि अगर आप तीसरे नंबर पे हैं, अब आपको यहाँ से अगर अपने फाइनेंशियल स्थिति को अगर आपने बढ़ाना है, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि आप अपनी आय के साधन को बढ़ाइए, और दूसरी ऑप्शन ये है कि जो आपके खर्चे हैं, और खर्चों में जो आपके जो अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं उनको आप कम कीजिए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में होगा क्या कि आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और आपके खर्चे जो है वो कम होते जाएंगे, और आप ये देखेंगे कि ऋण की अगर दर अगर आप सेम भी लेते रहें तब भी आपका जो रेशियो है, जो आपकी परसेंटेज है, वो आपकी गिरती जाएगी। तो अब जैसे मैंने आपको बोला, आपका क्वेश्चन बड़ा पॉइंटेड था कि आप इनको कैसे पूरा करेंगे, क्या करेंगे। पिछले 1 साल से मतलब मैं बड़ी करीबी तौर पे जब भी मतलब मुख्यमंत्री जी के साथ समय बिताया है, जो उनके साथ मतलब मीटिंग्स अटेंड की है, इनकी सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है, और वो इंस्ट्रक्शन ये है कि हमको किसी भी तरीके से अपने इनकम के साधन जो है वो हमने बढ़ाने हैं, और साथ के साथ जो हमको अपना खर्चा है वो उस खर्चे को एक तरीके से हमने कम करना है, जो कि हमारा अनप्रोडक्टिव खर्चा है। अब उसमें आप देखिए कि ये अभी ये लोन टू जीएसडीपी की रेशियो ऐसे जो इस तरीके से बढ़ रही है, इसको 2 साल में स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये जो ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है इसको हम प्लेटो पे ले आएँ, और 4 या 5 साल के अंदर ये इसको ट्रेजेक्ट्री को नीचे हमने लेके जाना है, और ये 2 कारणों से पूरा होगा। पहला, आय के साधन बढ़ा के, और दूसरा, खर्चों को घटा के। तो समय कम नहीं सर, 5 साल तो ऐसे निकल जाएंगे सर, 1 साल तो निकल गया, अब मुश्किल से 3 साल रहेंगे। आप देखिए 1 साल निकल गया, लेकिन इस साल पिछले साल से लगभग 20% इकोनॉमी में सुधार आया है। हमको जो थोड़ा आप ये देखिए कि जो प्रॉब्लम हुई है, वो समस्या ये हुई
कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, जो भी कदम लिए थे उनके हिसाब से हम अपने प्लानिंग के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा आई, उस प्राकृतिक आपदा ने हमारे कार्यक्रम को थोड़ा सा डीरेल कर दिया। अब ये डीरेलमेंट कैसे हुई? लगभग 12,000 करोड़ का जो है वो टोटल लॉस है। इसमें हमारा क्लेम जो है 9,900 करोड़ के आसपास का है, जिसमें केंद्र की जो भागीदारी है वो लगभग 4,500 करोड़ बनती है, जो कि वहाँ से आनी है, लेकिन अभी तक एक भी पैसा वहाँ से नहीं आ पाया। इसके बावजूद सरकार ने क्या किया कि सरकार ने ये बोला, हम जो आपका रेडी रेकनर रेट है उसके हिसाब से हम कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का घर जो कि कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है वो 1.5 लाख में नहीं बन सकता। तो रेट्स को चेंज किया गया, रेट्स को चेंज करके कम्प्लीटली डैमेज हाउस को 7 लाख रुपया। बर्डन और आ गया सर। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना। देखिए, बर्डन और आने का मतलब क्या है कि सबसे पहला काम क्या है, हम एक वेलफेयर स्टेट है। जब आपके वोटर्स, जब आपके लोग, जब वही तकलीफ में होंगे, तो सबसे पहला आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप उनकी आप सहायता कीजिए और उसके बाद आप बाकी चीज़ों पे जाइए। तो पॉइंट नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको बोला, 4,500 करोड़ का जो पैकेज लॉन्च किया है, मेरे एरिया में मंड का जो क्षेत्र है, रियाली जो पंचायत है, वहाँ पर अगर आप पिछले 1 साल का गतिविधि देखें या लास्ट 4 महीने की, सबसे पहले हमारी कोशिश ये थी कि फ्लड में किसी की जान ना जाए, हम उसमें सक्सेसफुल हुए। अब जो भी कॉम्पनसेशंस मिलनी है उसका जो है कार्यक्रम वो चालू हो चुका है। तीसरा, जो रिहैबिलिटेशन हमने करनी है इन टर्म्स ऑफ रोड्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके ऊपर जो है सारी DPRs बन चुकी हैं। और चौथा, कि आगे से ये आपदा ना आए, इसके लिए हमको क्या प्रबंधन करना है, उसके ऊपर जो है ये काम चालू है। लोकल पॉपुलेशन से अगर आप पूछेंगे तो जिस हिसाब से इस प्राकृतिक आपदा को इस सरकार ने मैनेज किया है, मतलब आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार ऐसा कर पाई होगी। लेकिन सर, गवर्नमेंट ने कहा है, सुक्खू सरकार ने, कि हम हिमाचल प्रदेश को भारत में नंबर 1 फाइनेंशियल पोजीशन पे ले आएंगे, कि सबसे अच्छी आर्थिक स्थिति हिमाचल की होगी 10 साल के बाद। तो वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, तो बिल्कुल हो पाएगी। देखिए, पॉलिटिक्स में सिर्फ इंटेंट चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल विल अगर होगी, आप कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज सारे रिसोर्सेज जो हैं वो आपके साथ होते हैं। हमारे साथ जो डिसएडवांटेज हमारी लेगेसी है। लेगेसी 70,000 करोड़ का कर्जा जिसका इंटरेस्ट जाना है। लेगेसी हमारी जो है वो हमारा पेंशन बर्डन है, वो हमारा सैलरी बर्डन है। लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैनेज ना कर सके। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि इनकम के साधन हमने बढ़ाने हैं, आपको मैं 4 या 5 कदम बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, एक्साइज पॉलिसी। एक्साइज के अंदर लगभग 4 साल के बाद जो है एक्साइज में ऑक्शन हुआ, और जो एक्साइज का रेवेन्यू था वो हम लगभग 40% से बढ़ाने में कामयाब हुए। सेकंड चीज़ जो हमने की है वो हमने की है माइनिंग के अंदर। इस साल पिछले साल से लगभग 15 से 20% की माइनिंग के अंदर अपसाइड आएगी। और मुख्यमंत्री बड़े क्लियर हैं, न्यू माइनिंग पॉलिसी के बाद जो अभी 170-180 करोड़ की पर एनम की जो हमारी रेवेन्यू है माइनिंग की, ये बढ़ के 450 से 500 करोड़ पे हो जाएगी। तीसरा चीज़ जो है, आपने देखा है होगा कि वाटर सेस, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। वाटर सेस के ऊपर जो इस सरकार ने कदम जो उठाया है, वाटर सेस से हमारा जो है दैट इज रेवेन्यू फॉर अस। उसके बाद आप देखेंगे कि फॉरेस्ट के अंदर जिस हिसाब से हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसके अंदर एक मेजर चेंज आने वाला है। फॉरेस्ट से हमारे रेवेन्यू एनहांसमेंट हमारी आएगी। पांचवा जो सबसे बड़ा जो मुझे ये लगता है कि ना केवल आपका रेवेन्यू एनहांसमेंट, बट आप पैसा कहाँ से बचा रहे हैं। जो हमारा थ्रस्ट है इस टाइम सोलर पावर पे, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक कारण ये है कि हम विंटर्स के महीने में हम एक पावर जो है डेफिसिट स्टेट बन जाते हैं। हम ग्रिड से जो है पावर ड्रॉ करते हैं, और पावर ड्रॉ करने से होता क्या है कि लगभग 700 से 800 करोड़ हमको जो है ग्रिड को देना पड़ता है। 3 साल के अंदर जो भी हमारे पावर प्रोजेक्ट सभी कमीशन हुए हैं, हम हमारी जो पावर जो शॉर्टेज है वो पूरी हो जाएगी। 600 से 700 करोड़ लगभग, मतलब तीसरे चौथे साल से ये हमारे को प्लस बैक आना स्टार्ट हो जाएगा। ई बसेस के ऊपर जो थ्रस्ट है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ई बसेस में हो क्या रहा है कि आज HRTC का लगभग 1300 करोड़ का घाटा है साल का। अब इसमें घाटे के पीछे जो सबसे बड़ी जो कॉज है वो ये है कि 2.5 करोड़ रुपया पर डे का आपका डीजल का खर्चा है। अब अगर आप ई बसेस में माइग्रेट करते हैं तो ये डीजल का खर्चा जो है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जो लॉस आज 1300 करोड़ पे है, बाकी स्टेप्स प्लस ये पुट टुगेदर, ये एक न्यूट्रलाइज होने की टेरिटरी के ऊपर ये आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ जो बाकी हम स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे अभी आपका टूरिज्म के अंदर जो हमने होम स्टे वाला स्टेप लिया है, ठीक है, ये रेवेन्यू को इन्हेंस करेगा। तो जो इंडस्ट्री के ऊपर जो अभी स्टेट GST के ऊपर एग्जम्पशन दी है, कल ही हम एक बहुत बड़ा प्लांट, मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट स्टिल नाउ, 268 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट जयपुरिया कर रहे हैं, कल उसका हम जो शिलान्यास करके आए। अब इसी तरीके से आप देखिए कि इंडस्ट्री के आने से आपके पावर सेक्टर के सोलर की तरफ थ्रस्ट से, आपके ई व्हीकल्स की तरफ थ्रस्ट से
ये काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बढ़ने वाली है। खर्चों के ऊपर भी काफ़ी कंट्रोल जो है वो इस समय पे लगा हुआ है, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन पे जैसे मैंने आपको बोला 2 साल के अंदर डेफिनेटली जो अभी जो परसेंटेज ऑफ डेट टू जीएसडीपी जो बढ़ता जा रहा है, ये 2 साल में ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसके बाद आपका डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो शुरू होगा। एंड आई एम 100% श्योर ये जो 10 साल में जो सबसे प्रॉस्परस स्टेट वाला जो मुख्यमंत्री जी का सपना है, मुझे 100% लगता है कि हम उस पर डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। पर कभी कभी हम देखते हैं कुछ विधायक कभी ना तैयारी के साथ हाउस में आ नहीं पाते, और आप उनमें से एक हैं जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेके आए आप, जो आवारा पशुओं को लेकर था। वो प्रस्ताव क्या था? देखिए, ऐसा है कि मेरे एरिया में और संपूर्ण हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आवारा बेसहारा पशुओं की जो समस्या है, अब ये समस्या इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है अभी कि आप चाहे जितना मर्जी प्रयास कर लें, लेकिन हमारी सड़कों के ऊपर ये आपको पशु दिख जाएंगे। इनकी वजह से एक तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दूसरा जो बैल थोड़े जो आक्रमण कर रहे हैं लोगों के ऊपर, और कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। और इन सबसे ज़्यादा जो इन पशुओं की दुर्दशा है, ये सभी को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है रूट कॉज एनालिसिस का। रूट कॉज एनालिसिस का सिंपल मतलब ये है कि इस समस्या की जो जड़ है, अगर आप उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो समस्या का हल नहीं निकलेगा। समस्या की जड़ क्या है? ये पशु कोई पाकिस्तान से आए नहीं, ना ही चाइना से आए हैं, ये हमारे ही पशु हैं, हमारी पंचायतों के पशु हैं और हमारे ही लोगों ने छोड़े हुए हैं। तो जिस प्रकार जन्म और मृत्यु का इंसानों का पंजीकरण होता है, उसी प्रकार जो है पशुओं का भी रजिस्टर एक होता है। अगर ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने अपना पशु गायब किया है या पशु जो है वो छोड़ दिया है, उसके ऊपर मैंने ये डिमांड किया था कि 1 साल से 5 साल, 1 साल से 3 साल की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। मतलब सज़ा का प्रावधान, क्योंकि जो फियर ऑफ गॉड, मतलब एक बार जब आपके दिल में आता है ना, और अगर 3-4 केसेस के ऊपर अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे कि हम सीरियस हैं, तभी ये जो समस्या जो है ये जड़ से ख़त्म होगी। अदरवाइज़ ये मतलब इसी प्रकार से चलता रहेगा। मुख्य मंत्री महोदय प्रोफेसर चंद्र कुमार जी ने बहुत अच्छा मतलब 3-4 चीज़ें उन्होंने जो है वो रेमेडियल बताई हैं, जिसमें पहला तो ये है कि गौशालाओं को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मंदिरों को थ्रू गौशालाओं का जो है संचालन कराएंगे। एक है कि एक आपकी माइक्रोचिप आती है जो इनके सींग में प्लांट हो जाएगी, उससे इसकी लोकेशन का पता चल सकता है। तो 4-5 कदम जो हैं वो प्रपोज किए हैं मंत्री महोदय ने, और मेरे हिसाब से मतलब इसके ऊपर अगर हम सही डायरेक्शन में स्टेप ले लें तो कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। केवल गौशालाओं के थ्रू इसको मतलब आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.